अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हुए आज हम पेपर 4 यानी जे.एंड.के बजट मैनुअल के लास्ट ईयर्स के कुछ पेपर्स को देखेंगे कि उनमें किस तरीके से क्वेश्चंस आए थे। आज हमारे पास लास्ट 9 सालों के पेपर्स हैं, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। साल 2011, पहला क्वेश्चन, डिफाइन बजट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ द बजट टिल इट्स प्रेजेंटेशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर। यानी बजट क्या है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है, यानी वो प्रोसेस की इनिशिएशन क्या है, किस तरीके से कंसोलिडेशन होती है और फाइनली किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेचर में। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स अंडर बजट मैनुअल। बजट मैनुअल के अंडर यानी कि बजट मैनुअल के कंटेक्स्ट में इन टर्म्स को आप डिफाइन कीजिए। ये क्यों कहा गया है अंडर बजट मैनुअल? जैसे आपको पता है कि हमारी काफी सारी टर्म्स जो है वो जीएफआर यानी जनरल फाइनेंशियल रूल्स में भी देखने को मिलती है और बजट में भी देखने को मिलती है, और साथ ही साथ कुछ टर्म्स हमें सीएसआर में भी देखने को मिलती है जो कि सेम होती है, लेकिन उनकी डेफिनेशन जो है इन तीनों सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से दी गई है इन कंटेक्स्ट to the subject। ठीक है। तो यहाँ पे हमें बजट मैनुअल के कंटेक्स्ट में जो है एक्सप्लेनेशन देनी है। पहली एक्सप्लेनेशन किसकी देनी है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा अप्रोप्रिएशन बिल, तीसरा टोकन डिमांड, फोर्थ वेज एंड मीन्स, फिफ्थ डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, चाहे हमारा जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन था अर्सवाइल स्टेट का या इस टाइम रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उन दोनों में बजट टर्म यूज नहीं की गई है। बजट के बदले क्या यूज किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप बजट कहें या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका मतलब सेम है, लेकिन आपको मैं फिर से बता देती हूँ कि बजट मैनुअल में बजट तो यूज किया गया है टर्म, लेकिन हमें बजट मैनुअल पढ़ना पड़ता है। पहले तो जब स्टेट थी इन रेफरेंस टू जे.एंड.के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब जब हमारी यूटी है तो इन रेफरेंस टू जे.एंड.के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ना पड़ता है। तो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन था जे.एंड.के का या अब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, बजट इन दोनों में कहीं पे भी यूज नहीं की गई है टर्म। बजट के बदले क्या टर्म यूज की गई है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। तो पहला वो है आपको यहाँ पे। दूसरा क्या है? अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल किसे कहते हैं? टोकन डिमांड क्या है? वेज एंड मीन्स किन्हें बोलते हैं? और डिमांड फॉर ग्रांट्स क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां जहां पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। Question 3, how are the estimates of expenditure prepared by the departmental officers? Estimates of expenditure जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के जरिए? क्योंकि अभी हमें पता है जो रिसेंट सिलेबस नोटिफाई हुआ है उसमें एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर नहीं है, तो अभी वाले सिलेबस के हिसाब से जो एग्जाम में जा रहे हैं उनको ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने 2017-18 से पहले या 2019 से भी पहले ट्रेनिंग की है उनके लिए ये क्वेश्चन है, क्योंकि तब ये सिलेबस में था। ठीक है। नेक्स्ट, what are the guidelines to be kept in view while framing the estimates of revenue and receipts? revenue और receipts यानी कि हमारा revenue and receipts कुछ अलग नहीं है। revenue receipts जो है एक कॉमन टर्म है। revenue and receipts यानी जो हमारी revenue होती है, revenue साइड जो हमारा है बजट का, उसको जो हम प्रिपेयर करते हैं तो उस प्रिपरेशन में हमें क्या क्या गाइडलाइंस दिमाग में रखनी पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट के रेवेन्यू और रिसीट्स दो अलग चीजें हैं। नहीं, रेवेन्यू रिसीट्स जो है या आप रेवेन्यू बोलिए या रिसीट्स बोलिए या रेवेन्यू रिसीट्स बोलिए, ये तीनों सेम चीज है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू या एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स जब हमें बनाने होते हैं उस टाइम पे क्या क्या गाइडलाइंस हमें जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है। क्वेश्चन 5, हाउ आर एस्टिमेट्स ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर्स प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग ऑफिसर्स एंड हाउ इज द सिलेक्शन ऑफ न्यू स्कीम्स मेड? यानी किस तरीके से एस्टिमेट्स ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर बनाए जाते हैं और किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी चीज न्यू स्कीम है यानी न्यू आइटम है और कौन सी नहीं है। ठीक है। Question 6, when are revised estimates prepared? State the instructions laid down in the budget manual for the preparation of revised estimates. Revised estimates किस तरीके से बनाए जाते हैं और क्या क्या instructions हमें बजट मैनुअल में दी गई है इन रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को प्रिपेयर करने के लिए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अप्रोप्रिएशन एंड रीअप्रोप्रिएशन। ठीक है। इन दोनों की डिफरेंस आपको बतानी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8, डिफरेंशिएट बिटवीन
वोट ऑन अकाउंट एंड सप्लीमेंट्री एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ 8 क्वेश्चन है, तो आपको यानी कि इस पेपर में चॉइस थी कि आपको इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, यूजुअली 5 क्वेश्चन करने होते हैं या कभी 6 भी हो सकते हैं, लेकिन इस वजह से यहाँ पे 7-8 दिए गए हैं ताकि आपको थोड़ी सी चॉइस मिले। ठीक है, 2012 पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रीअप्रोप्रिएशन। जैसे मैंने अभी बताया, अप्रोप्रिएशन रीअप्रोप्रिएशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आपको यहाँ पे पूछा गया है कि रीअप्रोप्रिएशन क्या है, उसे एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, अप्रोप्रिएशन बिल, बजट कैलेंडर। Question third, what are the functions of drawing and disbursing officer? Question 4, what do you mean by controlling officer? Controlling officer कौन होता है? Question 5, describe the following terms, consolidated fund, departmental estimates. Question 6, elucidate revised estimates. यानी revised estimates क्या होते हैं, किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What is the importance of budget formation? बजट फॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी यहाँ पे भी 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो दैट मीन्स चॉइस है क्योंकि 5 ही करने होते हैं। उसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग, 2013 का पेपर है ये। डिफाइन द फॉलोइंग, क्वेश्चन 1, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सेक्शन, डेफिसिट बजट, फिस्कल बजट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड रेवेन्यू सरप्लस, बजट एस्टिमेट्स। ठीक है, इन टर्म्स को आपको डिफाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड जो है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द बजट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक, सेकंड, कंसोलिडेटेड फंड हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड, पब्लिक अकाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन सेकंड का बी पार्ट, यानी कि ये जो पहला था ये 2A था, अब 2B है। डिस्कस द ब्रॉड फ्रेमवर्क इन विच बजट हैज टू बी कंपाइल्ड, यानी बजट को किस तरीके से कंपाइल किया जाता है, उस पूरे फ्रेमवर्क को आपको बताना है। यानी इनिशिएट कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, कंसोलिडेट कैसे करना है, और फाइनल प्रेजेंटेशन फिर कैसे होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बजट की पूरी जो फ्रेमवर्क है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डिस्कस कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट हेड्स, अकाउंट हेड्स की कोडिफिकेशन आपको डिस्कस करनी है। अभी के सिलेबस में, जो प्रेजेंट सिलेबस है, जो लेटेस्ट सिलेबस नोटिफाई हुआ है, उसमें कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स नहीं है, लेकिन फिर से मैं बताती हूँ, जो 2019-18 या जो उससे पहले वाले हैं जिनको अब एग्जाम देना है, उनको जो है कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है, Question 4, write note on revenue collection officers and their role in estimating revenue receipts. Revenue collection officers पे नोट एक लिखना है और उनका रोल बताना है in estimation of revenue receipts. ठीक है, Question 5, what factors should be considered by revenue controlling officer while maintaining basic record? Question 6, what does the grant in aid from the central government mainly comprise of? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट इन एड मिलता है उसमें क्या दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 7, what is suspense account? What is its importance in the accounting process? ठीक है, सस्पेंस अकाउंट्स क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे भी इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, हमें जिसे हम कहेंगे चॉइस दी गई है। यहाँ पे भी आपको 5 या 6 क्वेश्चन ही करने होते, 7 लेकिन दिए गए हैं। ठीक है, नाउ ईयर 2014, डिफाइन एनी 4, पहला वोट ऑन अकाउंट, सेकेंड वोट ऑन क्रेडिट, थर्ड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, फोर्थ एक्सेस ग्रांट्स, फिफ्थ मनी बिल। ठीक है, क्वेश्चन 2, डिस्क्राइब द शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर। न्यू एक्सपेंडिचर इससे पहले भी क्वेश्चन हमने देखा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द नॉर्म्स रेगुलेटिंग प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की प्रिपरेशन के क्या नॉर्म्स है, यानी फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हर पेपर में ऑलमोस्ट देखा गया अभी तक। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन द प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। जब रेवेन्यू रिसीट्स बनाने होते हैं, यानी कि जब रेवेन्यू रिसीट्स की एस्टिमेशन बनानी होती है, उस टाइम पे क्या प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रीअप्रोप्रिएशन एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस बिल एंड अप्रोप्रिएशन बिल, ये भी इंपॉर्टेंट है।
Question 6. What are the guidelines to be following by the departmental officers while framing budget estimates? Budget estimates को बनाते हुए, that means यहाँ पे दोनों आएंगे, रेवेन्यू रिसीट्स के एस्टिमेट्स भी और एक्सपेंडिचर के एस्टिमेट्स भी। तो उनको बनाते हुए क्या क्या गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करनी है, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों हमें देने हैं, एक्सपेंडिचर के भी गाइडलाइंस और रेवेन्यू के भी गाइडलाइंस। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको चॉइस है, इस पेपर में भी चॉइस दी गई है, 6 क्वेश्चन है तो 5 करने थे। Now 2015. Define any 5. Administrative approval, annual financial statement, consolidated fund, demand for grants, disbursing officer, vote on account, technical sanction, ways and means. ठीक है। Question 2. What do you mean by new expenditure? Give examples. Important question. Question 3. What is meant by revised estimates? How are these prepared? ठीक है। Question 4. Under which circumstances is reappropriation not admissible? यानी कि reappropriation कब कब हम allow नहीं कर सकते हैं, reappropriation कब कब admissible नहीं है, वो आपको बताना है, ये भी important question है। State items which are charged on consolidated fund of UT, या state अगर पहले की बात होती तो consolidated fund पे कौन कौन से items charged है वो बताने हैं आपको। How are plans being prepared at the state, district and local levels? ठीक है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर से मैं बताती हूँ 2019 से पहले जो भी है, क्योंकि सिलेबस जो है चेंज कब हुआ, 2021 में या 20 में शायद, तो उससे पहले जो भी आपके हैं पेपर्स उनमें जो है ये आपको नहीं आएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट 2016 में जो है हमें बताना है क्या क्या, हमें देखना है कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। व्हाट इज reappropriation? When is it to be carried out? reappropriation क्या है, इसे कब कैरी आउट मतलब करना है, यानी कि किस मौके पर कब आप कर सकते हो reappropriation। ठीक है। Indicate the competence level of various offices as regards reappropriation, explain with examples। यानी कि reappropriation करते टाइम जो अलग अलग ऑफिसेज, जैसे कि हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, हमारा एडम डिपार्टमेंट है, फिर हमारा जो है अपना जो HOD का अपना कॉम्पिटेंस है, यानी हर लेवल पे, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, एडम डिपार्टमेंट हो या HOD लेवल हो, इस सब पे अलग अलग जो क्या है दिया गया है पावर, किसको कितना पावर है, किसको कितनी कॉम्पिटेंस, तो आपको वो अलग अलग तरीके से वहां पे लिखना है कि किसके पास कितनी कॉम्पिटेंस है। ओवरऑल भी अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि reappropriation कहाँ पे एडमिसिबल नहीं है तो आप ओवरऑल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऑफिस वाइज पूछा गया है कि किस ऑफिस के पास कितनी कॉम्पिटेंस है, तो आपको यहाँ पे वो ऑफिस वाइज बतानी ही बतानी है। ठीक है। Next, what is redistribution? How is it different from reappropriation? Illustrate with examples. Redistribution क्या है और किस तरीके से ये अलग है reappropriation से, आपको examples देके इसको क्या करना है, define करना है। ठीक है। Next, what is vote on account? Indicate the steps involved in it. How is it different from an annual financial statement? Vote on account क्या है और किस तरीके से ये annual financial statement से अलग है, ये आपको बताना है। Define any two: finance accounts, charged expenditure, public account, controlling account। ठीक है। What are the guidelines for the formation of revised estimates? जैसे मैंने बताया ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है revised estimates का, तो क्या क्या गाइडलाइंस है revised estimates को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास, वो बतानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why should an estimating officer neither underestimate nor overestimate the budgetary projections? Explain with reference to the normative framework laid down in the budget manual। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि जो एस्टिमेटिंग ऑफिसर होता है, जो कि बजट एस्टिमेट्स बनाता है आइदर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, उसके लिए क्यों ये जरूरी है कि वो ओवर एस्टिमेशन ना करे और अंडर एस्टिमेशन भी ना करे। ठीक है। और हमें क्या इस चीज को, जो भी बजट मैनुअल में इसके रिगार्डिंग नॉर्म्स दिए गए हैं उनको मद्देनजर रख के बताना है। तो बजट अगर ओवर एस्टिमेशन हो जाए या अंडर एस्टिमेशन हो जाए तो वो एक गुड बजटिंग नहीं मानी जाती है। ठीक है। तो एस्टिमेटिंग ऑफिसर को चाहिए कि वो एक्यूरेसी के साथ, चाहे वो रेवेन्यू की एस्टिमेशन कर रहा हो या एक्सपेंडिचर की कर रहा हो, उसे जो है काफी ज्यादा ध्यान में, काफी ज्यादा एक्यूरेसी बरतनी पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट 2018, explain
कंटिंजेंसी फंड ऑफ स्टेट, हाउ इज इट रिकूप्ड, यानी कंटिंजेंसी फंड क्या होता है और किस तरीके से इसको फिर रिकूप किया जाता है। रिकूप मतलब फिर से वापस, क्योंकि एक बार अगर कंटिंजेंसी फंड खत्म हो गया, यूज किया गया, तो फिर कैसे इसको वापस जो है हम अपनी पोजीशन पे लाएंगे, किस तरीके से इसमें वापस हम, जिसे हम कहेंगे डिपॉजिट करेंगे। ठीक है। Now, question second. Define any four of the following: revenue surplus, detailed head of expenditure, demand for grant, head of department, appropriation. ठीक है. Question third. What are the general restrictions for the finance department for sanction of reappropriation? Reappropriation को sanction करने के लिए finance department पे क्या-क्या restrictions लगाई गई है? ठीक है. खाली यहाँ पे finance department को आपको बोलना है. ठीक. Question 4. Differentiate between tax revenue and non-tax revenue. ठीक. What do you mean by budget estimates and revised estimates? Differentiate between voted and charged expenditure. Salary budget for a financial year is prepared on form B2, B3, B10 और B4. वो आपको बताना है कि किस पे बनाया जाता है. Question 5, 6 और 7 काफी important questions है. तो पेपर 2020 का क्वेश्चन 1, डिस्क्राइब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट यूटी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट यूटी। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड क्या है और पब्लिक अकाउंट से किस तरीके से मुख्तलिफ है। क्वेश्चन सेकंड, डिफाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग, बजट डेफिसिट, इसमें शायद यहाँ पे होता डिफाइन एनी 3, 4, हाँ यहाँ पे वो रह गया है। बजट डेफिसिट, बैलेंसिंग ऑफ बजट, एक्सेप्शनल ग्रांट्स, रिडिस्ट्रीब्यूशन, जीरो बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस बजट। तो इनमें से आपको 5 जो है वो एक्सप्लेन करने हैं, एनी 5 एक्सप्लेन करने हैं इन 5 में से, इन 6 में से। 6 दिए गए हैं ABCDEF, तो यहाँ पे आपको इनमें से 5 जो है वो एक्सप्लेन करने हैं एज पर पेपर। यहाँ पे 5 नहीं लिखा है, डिफाइन एनी लिखा है, डिफाइन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग के। ठीक है। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट। फिर से वही वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या क्या स्टेप्स है बजट को प्रिपेयर करने में। ठीक है। क्वेश्चन 4, यू हैव टू इनकर एन अनफोर्सीन अनबजटेड बट नेसेसरी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको एक अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर सामने आ जाता है, यानी कि जो आपके बजट में नहीं था वैसा कोई एक्सपेंडिचर आपके सामने आ खड़ा हो जाता है। हाउ विल यू प्रोसीड टू मेक द अबव एक्सपेंडिचर एंड एट व्हाट स्टेज, हाउ विल इट बी रेगुलराइज्ड रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर। ठीक है, यानी कि किस तरीके से आप उस एक्सपेंडिचर को जो है करेंगे, किस तरीके से आप उस एक्सपेंडिचर की जो हम कहेंगे भरपाई करेंगे, किस स्टेज पे उस एक्सपेंडिचर को आप कहां से लाएंगे और किस तरीके से उस एक्सपेंडिचर को जो है लेजिस्लेचर फिर रेगुलराइज या रेटिफाई करेगा। ठीक है। तो हमें पता है कि अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर्स के लिए हमारे पास ऑलरेडी कंसोलिडेटेड फंड होता है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर्स आ गई तो हमारे पास न्यू सर्विसेज के लिए न्यू स्टूल ऑफ एक्सपेंडिचर्स है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं, या रीअप्रोप्रिएशन के थ्रू हम कर सकते हैं, या रिडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन रीअप्रोप्रिएशन में हमें क्या चाहिए होता है, हमें खुद ब खुद, हमें मतलब एज DDO हमारे पास वो पावर्स नहीं होते हैं कि हम हर एक चीज़ की रीअप्रोप्रिएशन करें। काफ़ी लिमिटेड पावर्स है DDO के पास रीअप्रोप्रिएशन के। बाकी सारी रीअप्रोप्रिएशन जो है उसके लिए एडम डिपार्टमेंट को पावर्स दिए गए हैं, या ओवरऑल जो रीअप्रोप्रिएशन का पावर है वो दिया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो हमें देखना है कि क्या हम कंसोलिडेटेड फंड में यूज कर रहे हैं, या हम रीअप्रोप्रिएशन का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, या हम न्यू सर्विस, न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर या सप्लीमेंट्री एक्सपेंडिचर प्लॉट कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम इसमें जो है लिख सकते हैं कि किस तरीके से हम अनफोर्सीन को करेंगे। लेकिन पहला, क्योंकि अनफोर्सीन वर्ड है, तो पहला हम क्या करेंगे, कंसोलिडेटेड फंड पे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एस्टैब्लिशमेंट बजट, व्हाट इज द बजट फॉर्म ऑन विच एक्सेस एंड सरेंडर स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। ठीक है, यानी एस्टैब्लिशमेंट बजट क्या है, दैट मीन सैलरी बजट, और किस तरीके से हम एक्सेस और सरेंडर स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और किस फॉर्म पे प्रिपेयर करते हैं वो पता है आपको, फॉर्म B10 पे करते हैं। ठीक है, फॉर्म B10। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर विच इज नॉट वोटेड बाय द असेंबली लेजिस्लेचर कॉल्ड। वो एक्सपेंडिचर जिसको वोट नहीं करती है असेंबली या लेजिस्लेचर, उसे क्या कहा जाता है, उसे चार्जेड कहा जाता है। लिस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफिस हुज एक्सपेंडिचर इज नॉट वोटेड बाय द लेजिस्लेचर और असेंबली। उन ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस के हमें नाम बताने हैं जिनके एक्सपेंडिचर जो है वो चार्जेड होते हैं, यानी वो वोट नहीं किए जाते हैं। ठीक है, वो आपको बताने हैं। राइट ए शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन एनी टू। इन तीनों में से आपको किन्हीं भी 2 पे शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है।
पहला, आर द फंड्स एलोकेशंस बिटवीन टू डिमांड्स फॉर ग्रांट्स रिडिस्ट्रीब्यूटेड और रीअप्रोप्रिएटेड। अगर ग्रांट्स के अंडर डिमांड्स दो है तो क्या उन दो डिमांड्स के अंडर हम फंड्स को रिडिस्ट्रीब्यूट या रीअप्रोप्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, यहां मैं आपको बता दूं कि जो भी फंड्स होते हैं वो रीअप्रोप्रिएट होते हैं विद इन ए ग्रांट। ठीक है, बी पार्ट, इफ द डीडीओ inadvertently incurs expenditure in excess of the budgeted amount in a head of account, can it be regularized? If so, how? अगर डीडीओ ने गलती से बजट जितना था उसके बाद पास, यानी कि जितना बजटरी उसके पास लिमिट थी उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर कर दिया, तो उस ज्यादा एक्सपेंडिचर जो कि ओवर एंड अबो हो गया, एक्सेस हो गया, उसको किस तरीके से रेगुलराइज किया जा सकता है? ठीक है, वो यहाँ पे आपको बताना है। बहुत सारे तरीके हैं। आर पावर रिसीट्स क्लासिफाइड एज टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू? इफ दे आर क्लासिफाइड एज नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक्सप्लेन व्हाई आर दे क्लासिफाइड सो। यानी कि पावर रिसीट्स, यानी कि जो पावर की बिल्स होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो है वसूल करता है, तो वो बिल्स जो होती है, वो रिसीट्स जो होते हैं, क्या वो टैक्स रेवेन्यू है या नॉन टैक्स रेवेन्यू है? अब अगर वो, यहाँ मैं आपको बता दूं, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। ठीक है, तो अब अगर वो नॉन टैक्स रेवेन्यू है तो उन्हें क्यों नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है? ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें चार्जेस लिखा होता है कि कितना है हमारी जो भी है इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं, जब हम बिल देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा होता है? चार्जेस लिखा होता है। वहां पे कहीं पे भी टैक्स का वर्ड यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वो आप देखेंगे बिल पे से तो आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओवरऑल हमने अभी तक देखे। ठीक है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजटरी प्रोसेस यानी किस तरीके से इनिशिएट, फॉर्मुलेट और प्रेजेंट करना है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड इट्स गाइडलाइंस, न्यू सर्विस एंड न्यू शेड्यूल ऑफ एक्सपेंडिचर, रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, टोकन डिमांड एंड वोट ऑन अकाउंट, बजट कैलेंडर, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, appropriation and appropriation bill, redistribution, charged and voted expenditures, supplementary expenditure, budget forms B2, B4 and B10। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको फिर से दोहराऊंगी क्योंकि हमें पता है सिलेबस कब चेंज हुआ, 2021 4 2021 यानी अप्रैल 2021 में लेटेस्ट सिलेबस जो है वो आया हमारे पास, व्हाइट गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 318। तो जहां जहां मैंने इस वीडियो में लिखा था नॉट नाउ नॉट इन सिलेबस, कहीं पे मैंने लिखा था 2-4 क्वेश्चंस के सामने कि अब वो रिवाइज्ड सिलेबस में नहीं है, तो दैट मीन्स जो 2021 में सिलेबस रिवाइज किया गया उसके बाद से जो जो क्लासेस गई उनको वो क्वेश्चंस नहीं करने, लेकिन जो 2020, 2019, 2018 वगैरह यानी कि 2021 से पहले पहले के हैं उनको वो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बिकॉज उनका जो सिलेबस था उन्होंने वो पुराना वाला सिलेबस पढ़ा है, तो उनको वो एक्सपेंडिचर वगैरह, कोडिफिकेशन वगैरह या प्लान वगैरह वो भी देखने पड़ेंगे साथ ही में। ठीक है, वो आप ध्यान में रखेंगे कि जहां जहां मैंने लिखा है नाउ नॉट इन सिलेबस या मैंने लिखा है नॉट इन रिवाइज्ड सिलेबस, उसका मतलब है कि जो 2021 में सिलेबस नोटिफाई हुआ 4 2021 में, तो उसमें वो नहीं है, लेकिन 2020, 19, 18 वालों को वो करने ही करने हैं। ठीक है, विद दिस आई विल कंक्लूड माय टुडेज वीडियो। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं knowtherules123@gmail.com पे, या मुझे फेसबुक पेज जो मेरा फेसबुक पेज है नो द रूल्स जो है, नो द सर्विस रूल्स के नाम से है, वहाँ आप मुझे जो है कमेंट मैसेज कर सकते हैं, या यहाँ पे ही आप मुझे वीडियो में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मदद देंगे एग्जामिनेशन में, स्पेशली बजट में, बिकॉज यहाँ पे कुछ ही टॉपिक्स है जो कि बार बार आ रहे हैं, बार बार देखने को मिल रहे हैं, और वही टॉपिक मैंने यहाँ पे इन ए ग्लैंस रखे हुए हैं। आप प्लीज़ इनके थ्रू जाइएगा, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।
जाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि कंटेंट जो है हर किसी के पास पहुंचे और उन्हें एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प मिले। और सब्सक्राइब करने का मकसद मेरा ये है कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अदरवाइज फिर मुझे सुनने को मिलता है, मैडम आपके ये वीडियो कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है। वो आपको इसलिए नहीं मिलता बिकॉज आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता है। आप सब्सक्राइब कीजिए तो आपके सारे के सारे वीडियोज आपकी लिस्ट में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।